हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि इसरो की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में होने वाला है। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज 20 दिसंबर 2022 को अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी नई भर्ती के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है इसरो की तरफ से 526 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट या फिर स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए और यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए यहां पर 526 टोटल वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल्स कवर करेंगे। ठीक है, कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आप फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, फॉर्म की फीस क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन आएंगे तो उसके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो ऊपर इसमें डेट जो मेंशन की गई है 20 दिसंबर 2022 आज ही का नोटिस है ये, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो की तरफ से जो है यहाँ पर ये रिलीज किया गया है। ठीक है, और ये जो है पूरी 526 वैकेंसीज हैं। पहला है आपका असिस्टेंट। ठीक है, तो असिस्टेंट की वैकेंसीज मतलब यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो इसरो के अलग अलग जोन में निकाली गई हैं। तो पहला जो जोन है वो है अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद में आप वैकेंसीज देख सकते हो, अलग अलग दे रखे हैं। 26 टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर, जैसे 10 जो है अनरिजर्व्ड की, ओबीसी की 8। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर पूरी वैकेंसीज की लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका जो जोन है वो है आपका बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में भी जो है इसी के लिए मतलब असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो दे रखी है, कितनी है। फिर आपका हसन है, हैदराबाद है, श्रीहरिकोटा है, त्रिवनंतपुरम है। ठीक है, और टोटल जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 339 है, बीच में यहाँ पर मेंशन किया गया 339, ये आपकी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, यहाँ पर भी जो है अलग अलग जोन में वैकेंसी निकाली गई, जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु, हसन, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, और फिर श्रीहरिकोटा। ठीक है, और फिर त्रिवनंतपुरम, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो है आपकी 153। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हमारी अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी की जो वैकेंसी है वो बेंगलुरु जोन में ही है खाली, और वहां पर जो टोटल वैकेंसीज है वो है आपकी 16। फिर नेक्स्ट है आपकी स्टीनोग्राफर की वैकेंसी, ये भी जो है आपकी बेंगलुरु जोन में ही है, और ये इसकी जो टोटल वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरी के लिए वो आपकी 14 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट्स फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे कि हैदराबाद और त्रिवनंतपुरम में। तो टोटल जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर है 3। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट की जो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो हैदराबाद में है, वो सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी वैकेंसीज दे रखी हैं, आप इसको एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अलग अलग जो है मतलब पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। तो यहां पर पहला लिखा हुआ है असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, यानी कि पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 3, पोस्ट नंबर 5। ठीक है, तो देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा देता हूं 135 कौन सी। पोस्ट नंबर 1 है असिस्टेंट की वैकेंसी। ठीक है, पोस्ट नंबर 3 है आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की, और पोस्ट नंबर 5 है असिस्टेंट फॉर फिलिंग एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में जो असिस्टेंट चाहिए उनके लिए। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका ग्रेजुएशन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और सीजीपी ऑफ 6.32 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल एज डिक्लेयर्ड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंडेटरी क्राइटेरिया इसरो की तरफ से बनाया गया है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें या तो आपकी 60% होनी चाहिए ओवरऑल। ठीक है, मतलब जो भी आपके 3 साल का कोर्स है बैचलर्स का या 4 साल का है तो उसमें 60% होना चाहिए, या फिर अगर आपके कोर्स में यूनिवर्सिटी ने सीजीपीए दिया है परसेंटेज के मतलब परसेंटेज को छोड़ के अगर सीजीपी दिया है तो वो जो सीजीपीए है अगर वो 10 में से है तो वो 6.32 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 6.32 ये मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। विद द प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन दैट ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, हो चुकी हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर लिखा है एंड प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन, इंटरनेट ऑपरेशन। ठीक है, कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट कैसे जो है यूज करते हैं उसमें। ठीक है, एमएस ऑफिस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीजों की थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तब आप इन तीनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 के लिए, जो कि है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टीनोग्राफर। ठीक है, तो 2, 4, 6 मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, तो सेकंड वाली जो है वो है आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, और 4th नंबर पे है आपकी स्टीनोग्राफर, और 6th नंबर पे है आपकी पर्सनल असिस्टेंट एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इन तीनों ही वैकेंसीज के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पहली तो यही है कि ग्रेजुएशन आपकी 60% होनी चाहिए, या फिर आपका जो सीजीपीए है वो 6.32 होना चाहिए मिनिमम आउट ऑफ 10। ठीक है, ये होना चाहिए, साथ में आपकी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। और या फिर मतलब इसके साथ अगर मान लो आपके पास ये सब नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल या सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और सीजीपीए ऑफ 6.32। ठीक है, तो या तो आपके पास डिप्लोमा हो कॉमर्शियल या फिर सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस में। ठीक है, और उसमें भी परसेंटेज के जो क्राइटेरिया वो सेम है। और उसके बाद लिखा है कि डिप्लोमा शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो है मतलब इन दोनों में से आपके पास या तो एक होना चाहिए इन तीनों वैकेंसीज के लिए, जो कि 2, 4 और 6 नंबर पे। ठीक है, ग्रेजुएशन हो या फिर डिप्लोमा हो, और उसके साथ साथ जो है यहां पर लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टीनोटाइपिस्ट या स्टीनोग्राफर। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि 1 साल का जो है आपके पास स्टीनोटाइपिस्ट या फिर स्टीनोग्राफर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके साथ लिखा है कि मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टीनोग्राफी और प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो है मतलब पहले और दूसरे में से मतलब या तो ग्रेजुएशन हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, और उसके साथ जो है आपके पास 1 साल का स्टीनोटाइपिस्ट का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और उसके साथ जो आपकी इंग्लिश की स्पीड है वो मिनिमम आपकी 60 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बाकी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है सीजीपीए और परसेंटेज से रिलेटेड, कि कुछ यूनिवर्सिटीज में सीजीपीए पॉइंट का अगर कुछ अलग क्राइटेरिया होता है, वो आउट ऑफ 10 नहीं देते या कुछ और देते हैं, तो वो यहाँ पर कन्वर्जन वगैरह का कुछ रूल्स वगैरह लिखे हैं, वो आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, एज लिमिट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट जो है वो यहाँ पर 9 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग ली जाएगी, और उसमें जो है आपकी मतलब जो एज लिमिट है वो आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए 9 जनवरी 2023 तक। 31 साल होनी चाहिए ओबीसी के लिए, 33 साल होनी चाहिए एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। और बाकी जो भी और जो कैंडिडेट्स हैं अलग, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए थोड़ा और एक्सटेंशन मिल सकता है, तो उनके रूल्स आप पढ़ लेना। ठीक है, नीचे लिखे होंगे। ओके, तो ये जो है आपकी एज लिमिट का यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, और 9 जनवरी तक ही जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के बारे में भी लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो उनके लिए भी यही सब लिखा है कि मिनिमम 40% जो है डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तब ठीक है, अगर उससे कम है तो फिर यहाँ पर आपको पीडब्ल्यूबीडी का जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है इसरो की, वहीं से आपको अप्लाई करना होगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना एक बार कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपनी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर वगैरह, और फिर आप जो है पोस्ट वगैरह सेलेक्ट करके वहां पर अप्लाई कर सकते हो। और हो सकता है कि आपसे मार्क्स वगैरह भी एंटर करने को मांगे जाएंगे ग्रेजुएशन के। ओके, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी कहीं पर किसी गवर्नमेंट सर्विस में जो है सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको जो है एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 रुपीज है एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो सभी पोस्ट के लिए जो है, अगर मान लो आप अलग अलग मतलब आप जितनी वैकेंसीज के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, तो जितनी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उतने आपको 100 रुपए पर पोस्ट के हिसाब से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दोस कैंडिडेट्स डिजायर्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैव टू सेपरेटली रेमिट एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट डेट है आप देख सकते हो 9 जनवरी 2023 लिखी है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है कि 7 जनवरी 2023 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके और पेमेंट जो है वो आप पे कर दें, ताकि बाद में जो है आपको एंड टाइम पर कोई इशू ना आए पेमेंट फेलियर का। ठीक है, और ये पेमेंट वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है, पेमेंट कैसे करनी है, ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हो। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, बाकी पेमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अब ये हो सकता है कि इनके वेबसाइट में पेमेंट से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हो, तभी इन्होंने काफी अच्छे से इस चीज को समझा रखा है। ठीक है, और पेमेंट आप जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना सबसे ज्यादा सही रहता है, उसमें फेलियर के चांसेस जो है बिल्कुल ही कम होते हैं। ओके, अब यह लिखा है कि नो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट फोटो एंड सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट आर टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, हाउएवर कैंडिडेट शुड बी रेडी टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है,
तो फोटो और सिग्नेचर के अलावा अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, और फोटो और सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने पास तैयार रखने हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस है, तो यहाँ पर जो है पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये लिखा है रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 11 वेन्यूज, तो यहाँ पर अलग अलग मतलब जो है सेंटर्स दे रखे हैं, यहीं पर जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो यही आपके 11 सेंटर्स की जो प्लेसेस हैं वो रहने वाले हैं, यहीं पर जो है आप अपना सेंटर चूज कर सकते हो, ठीक है। अब रिटन एग्जाम की बात करें तो पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए जो है सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसकी ड्यूरेशन होगी 120 मिनट्स की, ठीक है। और इसमें जो आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स रहेंगे, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। तो हर पार्ट में आपका मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। और उसके बाद जो है पोस्ट नंबर 2, 4, 6 के लिए भी जो है यहाँ पर 120 मिनट्स का ही पेपर रखा जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी जो है 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ओके। और उसके बाद जो है हम लोग नीचे चलते हैं। बाकी फिर आपका इसके बाद जो है स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपसे टाइपिंग वगैरह करवाया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशियो 1:5, ठीक है। तो मतलब ये है कि जितनी टोटल वैकेंसीज हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट्स जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपके स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। दोनों ही वैकेंसी में 1:5 है। और उसके बाद जो है इसमें जो आपका रहेगा, मतलब ये जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या क्या रहेगा, सिलेबाई एंड पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट, ठीक है। तो क्या क्या रहने वाला है इसमें, ये मतलब नीचे दे रखा है, शायद इन्होंने लिखा है कि एनेक्सर 3 में आपका सब कुछ दे रखा है, ये टेस्ट वगैरह का जो भी सिलेबस है तो वो हमें भी देख लेंगे। और इसमें भी जो आपको मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी रिजर्व वैकेंसीज के लिए जो 50% का क्राइटेरिया वो हो सकता है थोड़ा रिड्यूस कर रखा है उन्होंने, ओके। और उसके बाद जो है ये टेस्ट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दिए, एक बार हम लोग जो है क्या बोलते हैं, और ये लिखा है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट, ठीक है। तो स्किल टेस्ट जो है वो शायद आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा जो आपने रिटर्न में यहाँ पर स्कोर किए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं, ये पे एंड अलाउंसेस के बारे में दिया गया है। तो 25,000 जो है ये आपका बेसिक पे है, बाकी इसके अलावा काफी सारे अलाउंसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल है, कोई भी टीए यहाँ पर नहीं दिया जाएगा आपको रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। नीचे चलते हैं हम लोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो 20 दिसंबर 2022 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से ही। और लास्ट डेट जो है वो आपकी 9 जनवरी 2023 तक है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, और 11 जनवरी 2023 जो है वो आखिरी डेट है आपकी फी पेमेंट की, ठीक है। और बाकी यहाँ पर शायद सिलेबस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिलेबस के लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है एनेक्सर 3 में जो है वो आपका सिलेबस है। तो हो सकता है कोई और इनके पीडीएफ होगी, वो मैं चेकआउट कर लूंगा, ठीक है। वेबसाइट पे शायद अभी अपलोड नहीं हुई, जब वो हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।